दोस्तों, आज आप सुनेंगे सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल्स की दुनिया के बेताज बादशाह जेम्स हेडली चेज का एक बहुत ही मशहूर उपन्यास द सकर पंच हिंदी में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इस नॉवल का पहला भाग। सकर पंच हिंदी में पहला भाग। अपने बीच हट की खुली खिड़की से चैड मंद मंद लहरों पर उफनते झाग और धूप में दूर तक बिखरी तपती सुनहरी रेत को देख सकता था। उसके दाईं तरफ दूर एक पहाड़ी थी जिस पर वो बल खाती सड़क थी जिससे लैरी को आना था। बीच हट में काफ़ी गर्मी थी। उसने अपना कोट उतार दिया और बाहें ऊपर चढ़ा लीं। उसके ताकतवर मजबूत हाथ मेज़ पर टिके हुए थे और सिगरेट उसकी उंगलियों के बीच सुलग रही थी। उसका डील डॉल मजबूत और शक्तिशाली था। गर्मी की तपती धूप में उसकी त्वचा झुलस कर गहरे तांबे के रंग की हो गई थी। बारीक मूछें, भारी नैन नक्श, गंभीर चेहरा, गहरे डिम्पल लिए हुए बड़ी सी ठोड़ी, मजबूत जबड़े और हरे रंग की शांत आंखें उसे औसत से ज़्यादा हैंडसम बनाती थीं। उसने स्कॉच की बोतल ली जो उसने टेप रिकॉर्डर के पास रखी थी और अपने लिए एक बड़ा और तगड़ा पैग बनाकर ग्लास में डाला। उसने कुछ विस्की पी और फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 3 बजने में 20 मिनट बाकी थे, यानी लैरी के आने से पहले उसके पास पूरे 2.5 घंटे थे। अब अगर वो डिक्टेट करना शुरू करता और उस पर लगातार लगा रहता तो वो अपनी कहानी 2 घंटे में रिकॉर्ड कर सकता था और आधा घंटा फिर भी उसके पास बाकी बचता। उसने थोड़ी विस्की और पी और फिर अपने काले घने बालों में उंगलियां फिराते हुए कुर्सी को पीछे खिसकाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने बिस्तर की तरफ देखा। सूरज की रोशनी का एक छोटा सा घेरा उस मृत औरत के शरीर पर पड़ रहा था जो पीठ के बल उस वक्त बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उस औरत का सिर और कंधे पलंग के किनारे पर लटके हुए थे जो उसकी आंखों से दूर थे। ये उसके लिए राहत की बात थी। उसका सूजा हुआ मुंह, घूरती हुई आंखों के साथ काले और नील पड़े हुए निशानों वाला चेहरा और खुले मुंह से डरावने ढंग से बाहर निकलती हुई लंबी जीभ, ये ऐसा दृश्य था जिसे वो दोबारा नहीं देखना चाहता था। फिर वो उस जगह गया जहां उसने कार के टूल बॉक्स से निकालकर एक भारी रेंच रखा हुआ था। उसने रेंच को उठाया और उसे मेज़ तक ले गया और अपने हाथ की पहुंच में उसे रख लिया। फिर दोबारा बैठकर उसने दूसरी सिगरेट जलाई। कुछ पल के लिए उसने टेप रिकॉर्डर को देखा और फिर ये सोचने की कोशिश की कि वो क्या कहने जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार कमरे में पड़ी औरत की तरफ जा रहा था। उसने दोबारा आतंक के उन भावों को देखा जो उस औरत की आंखों में उस वक्त उतर आए थे, उसकी नर्म और नाजुक गर्दन में धंस रही थीं। उसने अपने आप से जोर से कहा, अरे छोड़ो भी, उसे अपने दिमाग से बाहर निकालो। वो अब मर चुकी है। अब तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम बुरी तरह से फंस चुके हो और तुम्हें इस जंजाल से निकलना होगा। चलो और काम पर लग जाओ। वो आगे बढ़ा और उसने टेप रिकॉर्डर को शुरू करने वाला बटन दबा दिया। फिर वो माइक्रोफोन पर झुककर तेजी से बोलने लगा। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन हैरिंगटन की खास तवज्जो के लिए, मिस्टर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ये मेरे द्वारा यानी क्लिफ साइड, लिटिल ईडन, कैलिफोर्निया के चैड विंटर्स के द्वारा किए गए कत्ल का कबूलनामा है। तारीख है 30 सितंबर और समय है दोपहर के 2:45 बजे। इस कत्ल के बारे में आपको बताना मेरे लिए आसान होगा। मैंने ये कैसे किया और लेफ्टिनेंट लेगिट ने मुझे उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया जब वो जान गया था कि ये एक कत्ल है। लेकिन ये मामला उससे भी कहीं ज़्यादा है। मैं आपके सामने साफ और स्पष्ट कहानी रखना चाहता हूँ ताकि आप न सिर्फ ये जान पाएं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, बल्कि आपको ये भी पता चले कि ये सब क्यों शुरू हुआ और क्यों एक हत्या पर ख़त्म हुआ। थोड़ा धीरज रखें और मेरा साथ दें जब तक आपको वो तथ्य नहीं मिल जाते जिनमें आपकी रुचि है। मैं वादा करता हूँ आपको निराशा या उकताहट नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर मेरी ये कहानी सुनिए। पिछले साल मई की बात है। मैं पैसिफिक बैंकिंग कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस में अपनी मेज़ पर बैठा हुआ काम कर रहा था और सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी बैंक का ही काम करने में बिजी हूँ। उस समय मैं सहायक स्टॉक और सुरक्षा क्लर्क था और मैं यहाँ एक बात स्वीकार करना चाहूँगा कि मैं कभी भी बैंक क्लर्की के लिए नहीं बना था। सारा दिन एक मेज़ पर बैठे रहना और दूसरे लोगों के पैसे की रखवाली करना मेरे लिए नरक के समान था। मई के इसी दिन सुबह मेरी फाइल में 5 खत लगे हुए थे जो उसी दिन सुबह की डाक से आए थे। उनमें से 4 खत उन दुकानदारों के थे जिनका पैसा मुझे देना था
जो बैंक को मेरी देनदारियों के बारे में साफ साफ बता देने की धमकी दे रहे थे। 5वां खत एक लड़की का था जो मुझे बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट थी और मैं इसके लिए क्या करने जा रहा था। लड़की के बारे में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं था, औरतों से तो मैं निपट सकता था, लेकिन दुकानदार मेरे लिए समस्या थे। मैं उनको अपनी पुरानी गोली इतनी बार दे चुका था कि मैं जानता था अब वो दोबारा काम नहीं करेगी। मुझे कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करना था, नहीं तो मुझे बैंक से बाहर निकाल दिया जाने वाला था और तब वो भेड़िए मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और लगता था मुझे इसके लिए किसी सूदखोर के पास जाना पड़ेगा। मैं जानता था कि एक बार मैं उनके चंगुल में फंस गया तो उनके लिए मैं बड़ा ही आसान शिकार साबित होऊंगा। लेकिन मेरी समस्या मेरे सामने मुँह बाए खड़ी थी। मैं लॉवेंस्टीन का पता जानने के लिए टेलीफोन बुक उठाने ही वाला था कि मेज़ पर रखा इंटरकॉम बजा। अपनी आवाज़ को सतर्क और प्रभावशाली बनाते हुए मैंने कहा, विंटर्स। चाहे बैंक में मैं ज़्यादा काम नहीं करता था, लेकिन इस बात का ध्यान रखता था कि इसका किसी को पता ना चले। उधर से आवाज़ आई, मिस्टर विंटर्स, क्या आप मिस्टर स्टर्नवुड के ऑफिस में आएंगे प्लीज़? इस बुलावे का मतलब था मुसीबत। स्टर्नवुड स्टाफ के मेंबर्स को तभी बुलाता था जब वो उनकी अच्छी खासी बेइज्जती करना चाहता था। मेरे पसीने छूटने लगे। तो क्या उनमें से कोई कमीना स्टर्नवुड के पास पहुंच गया था जिनके पैसे मुझे चुकाने थे? या फिर वो घटिया औरत पौला उस तक पहुंच गई थी? या फिर मुझसे काम में कोई गलती हो गई थी? जब मैं मेज़ों की लंबी कतार पार करके स्टर्नवुड के दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था, लोगों की निगाहें मुझ पर ही जमी थीं। वो जानते थे कि मेरा क्या हश्र होने वाला था। ये सभी लोग संतोषी और इज्जतदार किस्म के लोग थे। उनमें से अधिकतर शादीशुदा और बाल बच्चे वाले थे, और जो नहीं थे वो उस तरह के लोग थे जो तब तक इंतज़ार करते जब तक इस लायक कोई लड़की ना मिल जाती। टॉम लीडबीटर को छोड़कर बाकी लोगों में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। उन्हें ना तो मेरे कपड़ों का स्टाइल पसंद था, ना ही वो तरीका जिससे मैं वहाँ की जूनियर टाइपिस्ट लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता था, और ना ही मेरा काम जितना भी मैं करता था। मेरे लिए उनकी नापसंदगी उनके चेहरे से साफ झलकती थी, लेकिन इसका मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होता था। मेरे बहुत दोस्त थे और वो मगरूर नहीं थे और कंजूस भी नहीं थे। बड़ी उम्र के स्टर्नवुड और मेरे पिता जीवन भर के साथी रहे थे। ये स्टर्नवुड का ही सुझाव था कि मुझे बैंकर बन जाना चाहिए। मुझसे बिना कोई राय मशविरा किए मेरे पिता ने उस सुझाव को मान लिया था और तभी से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। 5 साल सेना में बिताने के बाद जिस दिन से मैं काम पर वापस आया था, तब से मैं स्टर्नवुड के ऑफिस में नहीं गया था। उस वक्त वो काफ़ी मिलनसार था। उसने मुझसे वापस आए किसी हीरो की तरह बर्ताव किया था, लेकिन अब की बार उसने मुझे ऐसे नहीं देखा जैसे वो मेरे गले में बाहें डालकर मेरा स्वागत करने वाला हो। मुट्ठी में थामे कागज़ों को नीचे रखते हुए उसने कहा, कम इन चैड, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। उसने मेज़ पर सिगरेट का एक सुनहरा बॉक्स मेरी तरफ सरकाया और बोला, तुम्हारी उम्र कितनी है चैड? 32 साल सर। युद्ध के बाद 4 सालों से तुम हमारे साथ हो? जी सर। और 3 साल युद्ध से पहले? जी हाँ सर। लीडबीटर हमारे साथ 5 साल से है। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो आज असिस्टेंट मैनेजर है जबकि तुम अभी भी उसी जगह अटके हो? मेरे ख्याल से उसे मुझसे ज़्यादा मौके मिले हैं सर, मैंने जवाब दिया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, इसका कारण ये है कि वो अपने काम में पूरा मन लगाता है और उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, जबकि तुम उतना ही कम काम करते हो जितना संभव हो सकता है। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ चैड, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी मंथली रिपोर्ट देखी है और पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारा काम भी ध्यान से देख रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारी अपने डिपार्टमेंट में कोई रुचि नहीं है। अचानक मेरा मुंह जैसे सूखने लगा। ये सब कुछ खत्म होने की आहट थी और मुझे ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे दोबारा किसी बैंक में नौकरी मिल सकती है। अगर मेरे स्टाफ के किसी दूसरे मेंबर ने ऐसा बर्ताव किया होता जैसा तुम कर रहे हो, तो मैंने महीनों पहले उसे निकालकर बाहर किया होता। तुम्हें हो क्या गया है चैड? क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो? जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल यहाँ पर रहना है। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था और मुझे इसका बहुत दुख है। अगर आप अब की बार मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसा ना हो।
देखो चैड, तुम्हारे पिता और मैं अच्छे दोस्त थे। उनकी खातिर मैं तुमको एक मौका और दे रहा हूँ। तुम्हें अब पूरी तरह से अलग तरह का काम मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू कहने की इतनी जल्दी मत करो। ये खास काम है चैड, और अगर तुमने इसे सही ढंग से नहीं किया तो ये तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। ये काम नाकारा लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम इसमें नाकामयाब हुए तो मैं उसी पल तुम्हें बाहर कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह में $150 की बढ़ोतरी कर रहा हूँ, लेकिन काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हर पाई के लिए हकदार बनकर दिखाना होगा। अब मैं अपनी कुर्सी में जड़वत बैठा था। ऐसा सिर्फ एक ही काम था जो इस सारे विवरण से मेल खाता था, और वो दुनिया का वो सबसे आखिरी काम था जो मैं करना चाहता था। बैंक का सबसे मुश्किल काम, लीड बीटर का बुरा सपना, वो काम जिसने उसे 6 महीनों में गंजा कर दिया था। मेरे चेहरे के भाव देखकर स्टर्नवुड मुस्कुराते हुए बोला, मेरे ख्याल से तुमने अंदाज़ा लगा लिया है चैड। आज इस दोपहर से शैली के खातों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे अकेले की होगी। तुम शायद जॉश शैली के बारे में सब कुछ जानते हो, और ये भी कि कैसे उसने अपने 4-in-1 फार्म ट्रैक्टर से करोड़ों कमाए और फिर अपने कारखानों को टैंक बनाने में लगाकर अपना मुनाफा दुगना कर लिया। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि 1946 में जब वो मरा तो अपना सब कुछ और साथ में $70 मिलियन अपनी इकलौती बेटी वेस्टल के लिए छोड़ गया। उसकी वसीयत के अनुसार उसकी सारी ज़मीन जायदाद और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पैसिफिक की है, इस प्रोविज़न के साथ कि अगर कभी वेस्टल अपने मामलों को संभालने में बैंक के कामकाज से असंतुष्ट हुई तो वो अपना बिजनेस किसी और फर्म के पास ले जा सकती है। ऐसे बहुत से बैंक और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म मौजूद थे जो इस तरह का अकाउंट पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और पैसिफिक को जल्दी ही पता लग गया कि मिस शैली से जो भी मुनाफा वो कमाने वाले थे वो बड़ा ही मुश्किल काम था। इस बारे में किसी गलतफहमी में मत रहना। वेस्टल शैली एक अव्वल दर्जे की घटिया औरत थी। सालों साल वो बूढ़े खूसट जॉश शैली के अंडर में रही, और मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा आदमी था। उसके जिंदा रहने तक वेस्टल ने बहुत ही नारकीय जीवन बिताया था। जॉश उसे पैसा नहीं देता था, डराता था, ना ही उसे बॉयफ्रेंड बनाने की इजाज़त देता था। जीवन के पहले 20 साल वेस्टल ने किसी नन की तरह बंदिशों वाला और शांत जीवन बिताया। अगर उसका स्वभाव अच्छा होता तो शायद किसी को उसके लिए अफसोस होता, लेकिन उसका स्वभाव अच्छी प्रवृत्ति का नहीं था। ये गुण उसने अपने बाप से लिए थे। वो क्रूर, घटिया और कंजूस थी। तो जब बुढ़ऊ ने आखिरकार आंखें बंद की और उसकी झोली में $70 मिलियन डाल दिए तो वो अपने एकाकी जीवन से किसी खून के प्यासे छुट्टे सांड की तरह बाहर आई। 6 सालों के दौरान पैसिफिक के कम से कम 15 सबसे अनुभवी क्लर्कों ने शैली के अकाउंट को संभालने की कोशिश की। अगर उन्होंने निराश होकर इस अकाउंट से अपना पल्ला ना झाड़ लिया होता तो वेस्टल ने उनको नाकारा होने के कारण बैंक से निकलवा दिया होता। लीड बीटर बाकी लोगों से ज़्यादा दिन तक टिका रहा। 8 महीने तक वो वेस्टल का गुलाम था, और अगर तुमने उसे तब देखा होता जब उसने ये काम अपने हाथ में लिया था, और अब देखा होता जब उसने ये काम मुझे वापस सौंपा, तो तुम्हें अंदाज़ा होता कि ये जिम्मेदारी कितनी मुश्किल भरी थी। शैली के अकाउंट के बारे में बैंक में हर कोई जानता था। वो सब के सब इसके बारे में मजाक उड़ाते थे, लेकिन मेरा यकीन करो, जो आदमी इस पंगे में फंसा होता था वो कभी भी उस मजाक में शामिल नहीं हो पाता था। मैं लीड बीटर के पास गया और मैंने उसे ये खबर सुनाई। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने पूछा। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य कि मैं अभी से ये काम संभाल रहा हूँ। फिर तो अच्छा होगा कि हम शैली के कमरे में चलें और मैं वहाँ तुम्हें सब कुछ ठीक से समझा दूंगा। शैली का कमरा फर्श से लेकर छत तक सैकड़ों फाइल कैबिनेट से सजा हुआ था। हर एक दस्तावेज, हर एक रसीद, हर एक लीज, असल में कागज़ का हर वो टुकड़ा जो एस्टेट से संबंधित था इस कमरे में मौजूद था। 15 मजबूर लोगों ने यहाँ गुलामों की तरह काम किया था, जिसमें कभी कोई कमी नहीं रखी गई थी, और ये सब इसलिए था
कि जब भी कभी मिस शैली मुंह उठाकर कोई मांग करे और किसी किराए या डिविडेंड के बारे में पूछे तो जो आदमी उस वक्त यहाँ काम कर रहा हो वो उसे कम से कम समय में तत्काल वो सूचना दे सके। लीड बीटर ने फाइल ए से शुरू किया और सामने आने वाले सारे कागजातों के बारे में मुझे बताता गया जब तक कि वो आखिरी फाइल जेड तक नहीं पहुंच गया। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको 1 मिनट, मैं अभी इस कबाड़ के बारे में सब कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, इसलिए अभी के लिए छोड़ो इसे। लेकिन तुम्हें ये सब जानना पड़ेगा चैड, ये फाइलें इस अकाउंट का आधार हैं। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बक रहे हो। मैं हैरान था कि उसने बातें करते हुए अपनी पीठ मेरी तरफ क्यों कर ली थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें चीज़ें कहाँ मिलेंगी। वो अभी भी बोलता जा रहा था और उसकी आवाज़ में कंपन हो रहा था। तुम्हें एहसास नहीं है चैड कि इस अकाउंट के साथ कितनी भारी जिम्मेदारी है। ये अकाउंट देश का सबसे बड़ा अकाउंट है। ऐसा कभी कोई काम मत करना कि ये अकाउंट हमारे हाथ से निकल जाए। मैंने एक सिगरेट जलाई और बड़े ही आराम से कहा, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। इसका मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हम इस अकाउंट को खो देते हैं। और अगर तुम और स्टर्नवुड मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं इस अकाउंट के लिए अपनी रातों की नींद हराम करूंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर नीचे झुक गया और उसके हाथ मेज़ की एक दराज पकड़े हुए थे जो कि कांप रहे थे। तब उसने कुछ ऐसा किया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, कुछ ऐसा जिसने मेरी रूह तक को कंपा दिया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और किसी पगलाई औरत की तरह सुबकना शुरू कर दिया। अरे क्या बात है टॉम, तुम यहाँ बैठ जाओ और थोड़ा सब्र से काम लो। मैंने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। ये सब इतना दयनीय और डराने वाला था कि मुझे उसके लिए दुख और चिंता हुई। शायद उसके सब्र का बांध टूट गया था। मैंने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, अरे शांत रहो, घबराओ मत। ऐसे पागलों की तरह व्यवहार करने की क्या ज़रूरत है भला। उसने अपना रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। लगता है मेरी सहन शक्ति बिल्कुल जवाब दे गई थी। इस सारे तमाशे के लिए मुझे अफसोस है विंटर्स। असल में तुम जानते नहीं हो कि वो कैसी औरत है। मैंने उसे खुश करने की कितनी कोशिशें की, मैंने उसकी गुलामी तक की। मैं ये काम करते रहना चाहता था। स्टर्नवुड ने मुझसे साल के आखिर में तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया था। मेरा बड़ा बच्चा अब स्कूल जाता है और तनख्वाह बढ़ने से मुझे खर्चों में मदद मिलती। लेकिन मिस शैली को इस बारे में पता चल गया। उसे पता नहीं कैसे हर चीज़ की सूंघ लग जाती है। उसने मुझे सताना शुरू कर दिया। तुम नहीं जानते मैं इस महीने किन हालातों से गुजरा हूँ और अब ये सब खत्म हो चुका है। स्टर्नवुड ने मुझे इस केस से हटा दिया है। मैंने हैरानी से सवाल किया, लेकिन वो तुम्हारी तनख्वाह में बढ़ोतरी क्यों नहीं होने देना चाहती थी? उसने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, वो औरत किसी को भी खुश देखना पसंद नहीं करती। वो किसी को सफल होने नहीं देना चाहती। तुम्हें लगता है कि तुम उससे पार पालोगे, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि वो सब कुछ अपने वश में करके रखती है। वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। रात में भी तुम्हें कुछ पूछने के लिए, कुछ काम पूरा करने की याद दिलाने के लिए फ़ोन करेगी। इस हफ्ते उसने मुझे 3 बार आधी रात के बीच फ़ोन किया। 2 बार दिन में उसने मुझे बुलवाया और मुझे सारा काम छोड़कर वहाँ जाना पड़ा। और फिर वहाँ घंटों इंतज़ार करने के बाद उसकी सेक्रेटरी मुझे कहती है कि वो इतना बिजी है कि मुझसे मिल ही नहीं सकती थी। रात दर रात काम पूरा करने के लिए मुझे देर तक रुकना पड़ता, क्योंकि वो मुझे हर दम सूली पर टांगे रहती है। कुछ महीनों में तुम भी ऐसा ही महसूस करोगे जैसा मैं कर रहा हूँ। मैं बड़े ही आराम से उसकी तरफ मुड़ा और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं ऐसी औरतों को कैसे हैंडल किया जाता है। ये घटिया औरत मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। मेरी इस बात को याद रखना। अध्याय 2। मेरी डायरी में मेरे लिए 15 मई को सुबह 11 बजे वेस्टल शैली को कॉल करने के लिए एक नोट था। पूरे हफ्ते के दौरान मैंने इस मीटिंग की तैयारी के लिए बहुत कम काम किया था। मुझे लीड बीटर से इसके लिए ज़्यादा मदद नहीं मिली। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मुझे अपडेट करने के लिए वो सही मानसिक हालत में नहीं था, लेकिन ये पॉइंट मेरे लिए काफ़ी मायने रखते थे।
हाल ही में वेस्टल ने 3 मांगें रखी थीं और क्योंकि लीड बीटर उनके ऊपर उससे सहमत नहीं हो पाया था, इसीलिए वेस्टल ने स्टर्नवुड पर उसको हटाने का दबाव बनाया था। पहली बात वो ये चाह रही थी कि आयकर विभाग उसके एक मिंक कोट को एक जायज़ खर्चे के रूप में माने और उसको कानूनन हुए खर्चे की दावेदारी में शामिल करें। इस कोट की कीमत $25,000 थी जो उसने अभी हाल ही में खरीदा था। इस बारे में लीड बीटर ने उसे समझाया था कि ये एक बचकाना सुझाव था और अगर वे कोई ऐसा दावा पेश करते तो आयकर अधिकारी ये सोचते कि बैंक पागल हो गया है। उसकी दूसरी फरमाइश थी कि शैली फाउंडेशन, जो कि लोअर ईस्ट साइड में 2 मील के दायरे में फैला किराए के लिए घरों का एक विशाल भूभाग था, उसके सारे किराए को 15% की दर से बढ़ा दिया जाए। लीड बीटर ने उसे याद दिलाया कि अभी पिछले ही साल उसने किराए बढ़ाए हैं और वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। उसे इस मामले में शैली फाउंडेशन को संभाल रही एस्टेट मैनेजमेंट फर्म हैरिसन एंड फोर्ड का पूरा समर्थन था। उनका दावा था कि किराए पहले ही किराएनामे की सारी हदों को पार कर चुके थे और कलेक्टर्स किराएदारों से और ज़्यादा उगाही करने में समर्थ नहीं थे। उसकी बैंक से जो तीसरी मांग थी वो ये थी कि वेस्टर्न एवेन्यू स्थित मकान नंबर 334, जो एक बड़ा आलीशान घर था, उसे बेच दिया जाए, जिसे उसके पिता ने 1914 में खरीदा था। देखा जाए तो ये एक जायज़ मांग थी। इस जायदाद के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी। वहाँ 5 किराएदार ऐसे थे जो वहाँ तब से रह रहे थे जब से उम्रदराज शैली ने उसे खरीदा था। बैंक का मानना था कि उनकी सुनी जानी चाहिए। वेस्टल को इस घर के मामले में मॉय बर्गेस से एक ऑफ़र मिली थी। ये ऑफ़र काबिले गौर थी क्योंकि मॉय उस घर को डीलक्स वेश्यालय में तब्दील करना चाहता था। इसीलिए अगर मुझे उसके लिए काम करने में कामयाब होना था तो मुझे इन 3 बिंदुओं से भी पार पाना था, उन बाकी सारे पेचीदा प्रश्नों के साथ जो वो मेरे ऊपर दाग सकती थी। 15 तारीख की सुबह 10 बजे के बाद जल्दी ही मैंने बैंक से अपने अपार्टमेंट के लिए टैक्सी ली और अपने रोज़ के कपड़े बदले। जब लीड बीटर शैली के घर क्लिफ साइड में जाता था तो वो हमेशा ट्रेडिशनल काला सूट पहनता था। मैंने वेस्टल से थोड़ा अलग ही अंदाज में मिलने का फ़ैसला किया। मैंने पीले रंग की लिनन की बड़ी जेबों वाली स्पोर्ट्स जैकेट, सफ़ेद रंग की शर्ट और उसके ऊपर पीले और ब्राउन रंग के पोल्का डॉट्स वाला गले का स्कार्फ, नेवी रंग की गैबर्डीन पैंट्स और चमड़े के जूते पहने। इस वेश में मैं एक नाकामयाब क्लर्क के बजाय एक कामयाब फिल्म अभिनेता ज़्यादा दिखाई दे रहा था और मैं ऐसा ही दिखना चाहता था। ऊंची खड़ी पहाड़ी के आगे से शैली के घर की तरफ एक प्राइवेट सड़क अलग से जाती थी। 3 मील तक घूमते और घुमाते, ऊंचाई दर ऊंचाई ऊपर चढ़ते हुए और आखिर में समुद्र तल से 900 फीट की ऊंचाई पर ये सड़क आखिरकार लोहे के बने एक 15 फुट ऊंचे विशालकाय गेट पर जाकर खत्म हुई। टैक्सी जैसे ही रास्ते के आखिरी मोड़ पर मुड़ी, घर की पहली झलक ने ही मुझे सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं कुछ आलीशान होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये घर नहीं था, ये तो महल था। मैं एक सफ़ेद संगमरमर के चमकते हुए विशाल, भव्य और प्रभावशाली टेरेस पर खड़ा था। सामने के दरवाजे से टेरेस तक 100 के करीब सीढ़ियों की चढ़ाई तो आराम से थी। इससे पहले कि मैं कोई घंटी या कुंडी ढूंढ पाता, कई दरवाज़ों में से एक खुला और हरगिस वेस्टल का खानसामा दरवाजे के बीचों बीच नजर आया। वो किसी पादरी के जैसे शांत और रईसी टपकाते चेहरे वाला विशालकाय, मोटा और थुलथुल आदमी था, जिसकी उपेक्षा भरी नज़रें किसी बर्फीली हवा की तरह मेरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक टकराईं। मैंने कहा, मैं मिस्टर विंटर्स हूँ, क्या मिस शैली हैं? वो एक तरफ हट गया और मैंने पेंसिल्वेनिया सेंट्रल स्टेशन जितने बड़े हॉल में कदम रखा। आप यहाँ बैठिए सर। फिर वो वहाँ से चला गया। मैं वहाँ घूमते हुए आपनूसी दीवार पर चमचमाते हुए लड़ाई में पहने जाने वाले कवच, फरसे, भाले और बड़ी बड़ी तलवारों को देखने लगा। वहाँ लंबे तगड़े खूबसूरत सैनिकों की ऑयल पेंटिंग्स भी लगी हुई थीं। घर के माहौल का असर मेरे ऊपर होने लगा था। मन ही मन अपने पहनावे पर मुझे अफसोस होने लगा। यहाँ तक कि वेस्टल शैली से मिलने में भी मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। कुछ मिनटों के बाद हरगिस लौटा। मेरे साथ आइए प्लीज़। उसने एक गलियारे में चलना शुरू किया और मैं उसके पीछे हो लिया।
काफ़ी दूर जाकर एक डबल दरवाजे पर हम रुके। हरगिस ने धीरे से नॉक किया, हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोला। फिर उसने कहा, पैसिफिक बैंकिंग कॉरपोरेशन से मिस्टर विंटर्स। मैंने खुद को संभालते हुए अंदर कदम रखा। ये कमरा छोटा था लेकिन रोशनी और फूलों से भरा हुआ था। एक बड़ी खिड़की बड़े से टेरेस पर खुली थी, जिससे बाहर बाग का और दूर समुद्र का बड़ा ही दिलकश नज़ारा दिखाई दे रहा था। खिड़की के साथ एक बड़ा डेस्क लगा था और उस डेस्क के पीछे एक लड़की थी जिसके काले बाल पीछे बंधे हुए थे और जिसकी नीली आंखें बिना फ्रेम के चश्मे के शीशों से मुझे घूर रही थीं। उसके पीछे की तरफ बंधे बालों और चश्मे से आगे मैंने नहीं देखा और यहीं पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ईव डोलान के बारे में जो मैं अब जानता हूँ, ये कमाल की बात थी कि मैं उसमें उस वक्त वो चीज़ नहीं पहचान पाया जो मेरी ज़िंदगी को अगले कुछ महीनों में नरक बना देने वाली थी। मैं चश्मिश औरतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, तो इसीलिए उसको भी नज़दीक से देखने की मैंने कोशिश नहीं की। और उसके पीछे की तरफ बंधे बालों का ही ये प्रभाव था कि मैंने सीधे सीधे उसे सती सावित्री वाली श्रेणी की औरतों में डाल दिया। और ऐसी बेहंजी छाप लड़कियों में मैं ना तो कभी इच्छुक रहा हूँ और ना ही कभी होऊंगा। उसने मेरे पहनावे की तरफ देखते हुए पूछा, आप मिस्टर विंटर्स हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम मिस डोलान है, मिस शैली की सेक्रेटरी। आप बैठ जाइए, मिस शैली को थोड़ा टाइम लग सकता है। मुझे वो सब कुछ याद था जो लीड बीटर ने मुझे बताया था, कैसे वो घंटों इंतज़ार करता था और फिर उसे जाने के लिए कह दिया जाता था। लेकिन वो सब मेरे साथ नहीं चलने वाला था। मैंने उस लड़की से कहा, जब मिस शैली को मेरी ज़रूरत हो तो मुझे गार्डन में से बुला लेना। फिर मैं बाहर टेरेस की तरफ चल दिया। मैंने उसे कुछ कहते हुए सुना, लेकिन मैं उसे अनसुना करके बाहर आ गया। टेरेस पर कुछ सीढ़ियाँ उतरकर एक जंगले पर बैठकर मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। मैं काफ़ी तनाव में था, लेकिन मैं बार बार अपने आप को आश्वस्त कर रहा था कि मैं इस औरत से मिले बिना टलने वाला नहीं था। अपनी अगली कार्यवाही से पहले मैंने उसे 15 मिनट का समय देने का निश्चय किया, इससे ज़्यादा नहीं। मैं वहाँ बैठा चीनी मालियों की पूरी फौज को लॉन की पगडंडियों और क्यारियों की देखभाल करते हुए देखता रहा। आखिरकार 15 मिनट पूरे हुए और मैं वापस मिस डोलान की सैंक्चुरी में दाखिल हुआ। मैंने उसके डेस्क पर हाथ टिकाते हुए और थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, क्या मिस शैली अभी तक मुझसे मिलने को तैयार नहीं हैं? मेरे ख्याल से नहीं। उन्हें थोड़ा समय और लगेगा मिस्टर विंटर्स। मुझे एक सादा कागज़ और एक लिफाफा चाहिए। ये मांग उसके लिए अचंभित करने वाली थी। वो एक पल को हिचकिचाई, फिर उसने एक रैक की तरफ इशारा कर दिया जिसमें कागज़ और लिफाफे रखे थे। थैंक यू, मैंने कहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? फिर मैंने आगे झुककर उसके सामने से उसका टाइपराइटर उठा लिया और उसे अपने सामने रखते हुए एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया। वो अपनी डायरी में कुछ लिखती रही, लेकिन मैं देख सकता था कि दिमागी रूप से मैंने उसे परेशान कर दिया था। फिर मैंने टाइपराइटर पर यह नोट टाइप किया, डियर मिस शैली, मैं आपसे मिलने के लिए पिछले 15 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। मिस डोलान ने अब मुझे बताया है कि आपको अभी और देर लग सकती है। मैं एक विवेकशील आदमी हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं आपको याद दिलाऊं कि उस प्रत्येक पल में जिसमें मैं आपके सुंदर बगीचे में निठल्ला बैठा रहा हूँ, मैं आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। खास तौर पर आपका पैसा। एक पुरानी कहावत है कि जब इन्वेस्टर्स सोते हैं तो शेयर बाजार रुक नहीं जाता है। मिंक कोट से संबंध रखता हुआ भी थोड़ा सा एक मसला है जिस पर हम दोनों के तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर मैंने उस नोट को साइन किया, उसे लिफाफे में डाला, कमरा पार किया और पुश बेल पर अपना अंगूठा दबा दिया। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान नौकर अंदर आया। ये नोट लेकर अभी मिस शैली के पास जाओ। यस सर। उसके बाद एक लंबा खामोश अंतराल गुजरा, जिस दौरान मैं खिड़कियों के पास मंडराता रहा और बाहर बगीचों की तरफ देखता रहा। अपनी नसों को आराम देने के लिए मैंने एक सिगरेट जला ली, लेकिन अंदर से मैं वाकई काफ़ी अशांत था। समय बीतता गया और मैंने अपनी नज़रें घड़ी पर टिकाए रखीं। क्या मेरा पैंतरा फेल हो जाने वाला था? तभी मैंने अपने पीछे आहट सुनी और उसके बाद एक हल्की सी गला खंखारने की आवाज़। वही नौजवान नौकर अदब से मेरे पीछे खड़ा था। मिस शैली ने आपको मिलने के लिए बुलाया है सर, प्लीज़ इधर से आइए, उसने कहा।
मैं दरवाजे तक उसके पीछे गया और जब वो आगे चला गया तो मैं मिस डोलान को देखने के लिए ठिठका। वो बिना हिले डुले बैठी मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और हल्की सी तारीफ के भाव थे। मैंने उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख दबाई और फिर नौकर के पीछे चल दिया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं बादलों पर चल रहा हूँ। मेरे दिमाग में कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं थी कि वेस्टल शैली देखने में कैसी लगती होगी। ऊंचे डायस पर सजे एक विशालकाय बेड पर बड़ा सा रेशमी तकिया लगाए उसे वहां पसरा हुआ देखकर मुझे झटका सा लगा। वो बहुत ही छोटे से बदन की मालकिन थी। इतनी दूर से मैं उसमें कुछ भी नहीं देख पाया। पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दी वो था उसका गाजरी रंग के उलझे हुए बालों का गुच्छा, जो एक डरावनी गुड़िया के बालों की तरह उसके छोटे से सिर के ऊपर टिका हुआ था। वो हद से ज्यादा दुबली पतली थी। उसकी बड़ी सी चमकती आंखें काले घेरों वाले गड्ढों में गहरे तक धंसी हुई थीं। मुझे उसकी छोटी तीखी नाक बाज की चोंच की तरह दिखाई दी। उसका मुंह काफी बड़ा था और सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक की परत के नीचे ढका था। तुम चैड विंटर्स हो? उसने पूछा। उसके शरीर के आकार और पतलेपन के हिसाब से उसकी आवाज़ हैरान कर देने वाले रूप से भारी और सुरीली थी। जी हाँ मिस शैली, मैं लीड बीटर के बाद आपका काम देखूंगा। उसने मेरा लिखा नोट मुझे दिखाते हुए कहा। ये तुमने लिखा है? जी हाँ। तुम काफ़ी हैंडसम हो मिस्टर विंटर्स। क्या तुमने ये कपड़े मुझे दिखाने के लिए पहने हैं? जी हाँ बिल्कुल। आप शायद बैंक के साधारण क्लर्क से जल्दी ही उकता जाती हैं। आपने बैंक के 15 लोगों को मौका दिया है और अब सिर्फ मैं बचा हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ नयापन हो तो आपको अच्छा लगेगा। ये तुम्हारी अक्लमंदी है और ये नोट भी। वैसे मेरा इरादा तुम्हें थोड़ी देर और इंतज़ार करवाने का था। जी हाँ, मुझे मालूम था कि आप ऐसा कर सकती हैं और इसीलिए मैंने ये नोट लिखा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर थोड़ी देर मुझे देखा, फिर बेड के किनारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। मैं डायस की 4 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया और बेड पर उसके सामने बैठ गया। ये मेरे मिंक कोट के बारे में क्या बात है? हालांकि पिछले हफ्ते मैंने शैली की फाइलों पर काम नहीं किया था, लेकिन उन 3 बातों पर मैंने खास ध्यान दिया था जिनकी वजह से लीड बीटर को समस्या हुई थी। उन सब का हल मेरे पास था, लेकिन मैं ये आश्वस्त नहीं था कि वो हल बताना मेरे लिए मुनासिब होगा या नहीं। मैंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, देखिए मिस शैली, वो सब बताने से पहले मैं आपसे ये आश्वासन चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे सुझाव पसंद नहीं आए तो आप भूल जाएंगी कि मैंने उनको आपके सामने रखा था। उसकी आंखों में हैरानी और जिज्ञासा के भाव उभरे। बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। देखिए मिस शैली, आप अब तक बैंक के आपके कामकाज को संभालने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। जितना मैंने सुना है कि बैंक ने आपको वो सलाह देने की सोची है जो आप सुनना नहीं चाहती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप और बैंक एक नदी के 2 किनारों की तरह काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस नदी को पार करूँ और आपकी तरफ से काम करूँ। तुम मुझे दिलचस्प लग रहे हो मिस्टर विंटर्स। अब मुझे मिंक कोट के बारे में बताओ। आप इसे अपने खर्चे में शामिल करने के लिए कह रही हैं, लेकिन बैंक और इनकम टैक्स ऑफिसर्स की राय में ये एक नाजायज़ और बचकानी मांग है। अगर ऐसा हो पाता है तो मैं इसका सारा दोष सरकार के निकम्मेपन को दूंगा, यदि मैं ऐसा घोटाला करके बच सकता हूँ। लेकिन बैंक का ऐसा रुख नहीं है। तुम बैंक की परवाह मत करो, उसने कहा। इस समय हमें बैंक को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सिर्फ बैंक के द्वारा ही हम इस आइटम को जायज़ खर्चे में शो कर सकते हैं। इनकम टैक्स अधिकारी बैंक के आंकड़े बिना किसी शक के कबूल कर लेते हैं। हालांकि बैंक को अपने आंकड़े स्थापित करने के लिए रसीदें चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसी रसीदों को कभी कभार ही पूछा जाता है। बोलते रहो, मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। इस मिंक कोट की कीमत को आपके खर्चे में दिखाने का एक ही तरीका है कि इसे किसी दूसरी आइटम के खर्चे के रूप में दिखाया जाए, और ऐसा करना धोखाधड़ी कहलाता है। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। उसकी प्रतिक्रिया के ऊपर बहुत कुछ निर्भर था। उसके चेहरे से मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके मन में क्या चल रहा था। फिर उसने बड़े ही आराम से कहा, क्या तुम अपनी बात को दोहराओगे मिस्टर विंटर्स? मैं एक पल के लिए झिझका। कहीं मैं अपनी गर्दन फंसवाने तो नहीं जा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी फ़ोन उठाकर स्टर्नवुड को यहाँ बुला खड़ा करे। लेकिन फिर भी मुझे कहना तो था ही। मिस शैली,
ये राजस्व में यानी सरकारी खजाने में हेराफेरी होगी। वो आपके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं और यहाँ तक कि आपको इसके लिए जेल भी भेज सकते हैं। क्या उनको इसका पता लग सकता है? उसने पूछा। उसकी ये बात सुनते ही मैंने राहत की लंबी सांस ली। उसने एक ही झटके में वो कह दिया था जो मैं सुनना चाहता था। अब बाकी सब कुछ बहुत ही आसान था। अगर उसने फ्रॉड के सुझाव को नापसंद किया होता या वो उसके ऊपर बिदकी होती तो मैं ज़रूर फंस गया होता, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी। वो तो सिर्फ ये सोच रही थी कि इस बात का पता बैंक को लगेगा या नहीं। मैंने बड़े ही आराम से जवाब दिया, जिस तरीके से मैं इसे हैंडल करूँगा उसमें पकड़े जाने का चांस सैकड़ों में से एक है और मुझे लगता है कि हम इतना खतरा उठा सकते हैं। और तुम ये काम करोगे कैसे? देखिए, बहुत पहले 1936 में आपके पिता ने अपने कई फार्म्स में मरम्मत का काम करवाया था। वो मरम्मतें एक जायज़ खर्चा थीं और उन्होंने किए गए इस खर्च पर दावा किया और उनको वो मिला। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने रसीदों की मांग नहीं की। उन्होंने बैंक की बात को स्वीकार किया और काम हो गया। मेरे पास रसीदें हैं और मैंने उन पर से तारीख मिटा दी है और इस साल की तारीख डाल दी है। मेरे पास $30,000 की रकम का 3 फार्म्स की इमारतों की भारी मरम्मत से संबंधित रसीदों का अप टू डेट सेट है, जैसा कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये रकम आपके मिंक कोट की कीमत से तो ज़्यादा ही होगी, है ना मिस शेली? और मान लो कि अगर वो ऑफिसर काम का निरीक्षण करना चाहें तो इस बात का चांस तो हज़ारों में से एक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें और भी काम है करने को। पैसिफिक बैंकिंग कॉरपोरेशन की उनके बीच अच्छी साख है। उसकी बात पर उंगली नहीं उठाई जाएगी, इसका वादा मैं आपसे करता हूँ। वो गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराई। उसके दांत बहुत ही छोटे और सफ़ेद थे। मेरे ख्याल से इस बात पर हमारे बीच एक बॉटल शैंपेन होनी चाहिए मिस्टर विंटर्स। तुम काफ़ी चालाक नौजवान लगते हो। मुझे लगता है कि तुम और मैं साथ में एक लंबी और खुशगवार पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस करने वाले हैं। फिर उसने अपने बेड के पास लगी एक घंटी बजाई। ये सब कितना आसान था। मैं देख सकता था कि दुनिया के वो दरवाजे जो मैं अपने लिए खोलना चाहता था अब मेरे सामने पूरी तरह खुले पड़े थे। अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था और अपने आप को साबित करना था। हरगिज चांदी की आइस बकेट में शैंपेन ले आया और उसने उसे टेबल पर रख दिया। फिर उसने बोतल खोलकर झागदार वाइन 2 गिलासों में उंडेली और हम दोनों को एक एक गिलास पेश किया। फिर वो चला गया। चीयर्स करके हमने पीना शुरू किया। ये शायद दुनिया की सबसे खराब शैंपेन थी जो मैंने चखी थी। वो इतनी बुरी थी कि मैंने अपने चेहरे पर बुरे भावों को आने से बड़ी ही मुश्किल से रोका। जब मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो वो मुझे ही देख रही थी। अपना ग्लास नीचे रखते हुए उसने कहा, मुझे लगता है हरगिज ने शरारत की है। ये तो वो कबाड़ है जो मैं नौकरों को दिया करती हूँ। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरा पारा अचानक गर्म हो गया। शायद उसने सोचा हो मेरे लिए यही ठीक है, मैंने गुस्से से कहा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है उसने ऐसा सोचा हो। ये पुराने नौकर कई बार ज़्यादा सिर चढ़ जाते हैं, लेकिन तुम बुरा मत मानो। जैसे जैसे वो तुम्हें अच्छी तरह जानेगा वो भी तुम्हारा फ़ैन हो जाएगा। अब जब मिंक कोट का मामला निपट गया है तो फाउंडेशन के किराए के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? अब आप ये मत सोचना कि मैं अपनी आंखें बंद करके इस झमेले में घुसता जा रहा था। मुझे हैंडसम और चालाक बताकर मेरी तारीफ करने और मेरे लिए शैंपेन मंगवाने जैसी दयालुता अगर वो दिखा रही थी तो उसका इस बात के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं था कि मैं वो काम कर रहा था जो लीड बीटर ने करने से मना कर दिया था। वो ये दिलदारी सिर्फ तब तक दिखा रही थी जब तक मैं उसके लिए फ़ायदेमंद था। वो सिर्फ मिंक कोट से ही संतुष्ट नहीं थी, उसे और ज़्यादा का लालच था। कोट के बाद अब उसे ज़्यादा किराया चाहिए था और किराया मिलने के बाद वो 334 वेस्टर्न एवेन्यू की बिक्री का मामला उठाने वाली थी। मैं ये सारी बातें अच्छी तरह समझ रहा था। ऊपर से मैंने कहा, फाउंडेशन का किराया? मैं उसका हल भी आसानी से निकाल सकता हूँ अगर आप इसका निपटारा चाहती हैं तो। वो कैसे? आपकी एस्टेट मैनेजमेंट फर्म को बदलकर। मैं ऐसी फर्म को जानता हूँ जो आपके लिए बढ़े हुए किराए बिना किसी दिक्कत या परेशानी के वसूल कर सकती है। तो फिर इंतज़ार किस बात का? उसने कहा, सिर्फ एक खत का
जो आप हैरिसन एंड फोर्ड के नाम लिखेंगी और जिसमें ये लिखा होगा कि महीने की पहली तारीख से वो आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे। लेकिन वे लोग मेरे परिवार के लिए 40 साल से ज्यादा से उगाही कर रहे हैं। देखिए मिस शेली, जब कोई नौकर काम का ना रहे तो उससे छुटकारा पा लेने में ही समझदारी है। उसकी आंखों में अचानक एक कुटिल भाव आया। ध्यान रखना, कहीं तुम्हारे कहे ये शब्द तुम्हारे ऊपर ही भारी ना पड़ जाएं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका नौकर नहीं हूं। आपका खानसामा ये सोचता है कि वो अपनी नौकरों वाली शैंपेन मुझे पिला सकता है, लेकिन इस हरकत के अपने नतीजे हो सकते हैं। मैं आपके लिए फायदेमंद हो सकता हूं मिस शेली, इसलिए आप मुझे नौकर तो ना ही समझें। उसने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अरे अरे, नाराज मत हो, तुम्हें हरगिज की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कम से कम मैंने उसे ये जता दिया था कि मुझे इस तरह से हड़काया नहीं जा सकता था। एक लंबी खामोशी के बाद मैंने कहा, मैं बाहर जाकर आपके साइन करने के लिए हैरिसन एंड फोर्ड के नाम एक लेटर डिक्टेट करा देता हूँ। उसने गहरी नज़रों से मुझे देखा और बोली, ये सुबह काफ़ी खास रही मिस्टर विंटर्स। मुझे याद नहीं आता कि मैंने किसी बैंक क्लर्क के साथ इतना मज़ा कभी लिया हो। फिर इस बात को पूरा करने के लिए मैंने 334 वेस्टर्न एवेन्यू का जिक्र छेड़ा। उसने सख्ती से मेरी तरफ देखा। लगता है तुम आज सारे ही मामले निपटा लेना चाहते हो। क्या तुम्हारे पास उसका भी कोई हल है? उसके लिए किसी हल की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। बर्गिस घर को वेश्यालय में बदलना चाहता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि क्या आप ये चाहती हैं कि आपके पिता की प्रॉपर्टी को एक ऐसी जगह में बदल दिया जाए। मैं उसके चेहरे पर आए गुस्से से समझ सकता था कि उसे इतनी सीधी बात पसंद नहीं आई थी। मैंने आगे कहा, वहाँ पर किराएदारों की भी समस्या है। उसने जवाब दिया, मिस्टर लीडबीटर ने मुझे बताया था कि मुझे उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। उनके बेघर होने से वो काफ़ी दुखी था। अरे, उस बारे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब मैं संभाल लूँगा। मैं अपने हिसाब से वो सब ठीक कर दूंगा और ये समाधान पक्की तरह से स्थायी होगा। ठीक है, तब मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहूँगी, तो मैं आज सुबह ही बर्गिस से मिलता हूँ। ये सब काफ़ी संतोषजनक है मिस्टर विंटर्स। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी तेज़ी से इतनी ऊंचाइयों को छूने जा रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमारा बैंक ये भूल रहा था कि कस्टमर हमेशा सही होता है, और मुझे ये बात याद है। उसने बेड के साथ लगी घड़ी की तरफ देखा और बोली, अरे कितनी देर हो गई। मेरी 1 घंटे में एक अपॉइंटमेंट है और अभी तक मैं तैयार भी नहीं हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना अच्छा रहा मिस्टर विंटर्स। इतना कहकर उसने खड़े होकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी चतुर हो और इस बदलाव से मैं खुश हूँ। मैं मिस्टर स्टर्नवुड को ये बात बताऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस शेली, क्या अब आप मेरे लिए 2 छोटे से काम कर सकती हैं? और वो छोटे से काम क्या हैं मिस्टर विंटर्स? मैं आपके लिए ये सारे मामले जल्दी से निपटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। अगर आप मुझे 1 या 2 दिन के लिए कार उधार दे दें तो मेरे लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे लिए कार उपलब्ध कराना तो बैंक का काम है। मैंने बड़ी ही कुटिलता से जवाब दिया, बैंक को इन बदलावों के बारे में तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक वो पूरे हो नहीं जाते। अगर आपके पास स्पेयर कार नहीं है तो कोई बात नहीं। वो तमक कर बोली, 1 स्पेयर कार? मेरे पास 6 स्पेयर कारें हैं। तब तो शायद आप 1 कार मुझे उधार दे सकती हैं। उसने गुस्से से अपना होठ काटा। मैं समझ सकता था उसे अपनी कारों से दूर होने से नफरत थी। उसे शायद किसी से कुछ भी शेयर करने से नफरत थी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन सिर्फ 1-2 दिन के लिए। तुम गैराज में चले जाओ, जॉय तुमको 1 कार दे देगा। तो आप एक मेहरबानी और कर दीजिए, आप उसे फ़ोन कर दीजिए। मैं शैम्पेन जितनी बुरी कार नहीं चाहता हूँ। एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे वो बहुत बुरी तरह से गुस्से में आई, लेकिन फिर अचानक हंस पड़ी। तुम भी कमाल की खोपड़ी हो, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम वाकई जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम किस रास्ते जा रहे हो। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात और मैं बता दूँ आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मुझे आपके लिए बहुत सारे सीक्रेट काम करने पड़ेंगे, जैसे कि टैक्स वगैरह के मामले। इस समय मैं बैंक के मेन ऑफिस में काम करता हूँ, जहाँ कोई भी ताका झांकी कर सकता है और देख सकता है
कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपके हित में ये अच्छा रहेगा अगर मेरा अपना अलग से एक ऑफिस हो। वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या वो बेचारा मूर्ख बुढ़ा स्टर्नवुड जानता है कि उसे कितना चालाक क्लर्क मिला है? मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि वो नहीं जानता होगा। मुझे लगता है तुम बहुत दूर तक जाओगे मिस्टर विंटर्स। तुम उसे मेरा नाम लेकर कह देना, और कह देना कि मैंने जोर देकर ये बात कही है कि तुम्हारा अलग से एक ऑफिस होना चाहिए। और इस तरह से मेरे हाथ एक कार और एक ऑफिस आ गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जेम्स हेडली चेज के नॉवल सकर पंच का दूसरा भाग।